सांभवी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, अपना गुजारा करने के लिए वह सिडनी की एक कंपनी में जॉब कर रही थी, जिसे आज नया सीईओ टेक ओवर करने वाला था। सोचते हुए वह मीटिंग हॉल में पहुंच गई। हाय, आई एम कार्तिक आहूजा। जब उसने सीईओ की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बोली, नहीं, कार्तिक फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता। मैं रिजाइन डाल दूंगी। वापस आकर सांभवी ने जैसे ही लैपटॉप खोला, वैसे ही वह प्रमोशन के मेल को देखकर चौंक गई। तभी कार्तिक उसके पास आकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन, यह जॉब छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। तुम 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हो। आखिर सांभवी का कार्तिक से क्या नाता था? सांभवी अपने अतीत का सामना अब कैसे करेगी? इन सब बातों को जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी सुनते हैं। उसकी तरफ देखते हुए वो बस अपनी जिंदगी के पन्ने पलट रही थी। वो यही सोच रही थी कि उसकी जिंदगी उसे और क्या क्या दिखाएगी। पहले माँ बाप, फिर चाचा का उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेना, फिर कार्तिक का अचानक से उसकी जिंदगी से जाना, फिर वापस आना। उसे लगा कि वो अब थक चुकी है भागते भागते। जब जिंदगी कभी उसके हिसाब से कभी चली ही नहीं, तो वो अब उसे वैसे चलने देना चाहती थी जैसे वो चल रही थी। उसने हल्के से कार्तिक की आंखों में देखा तो कार्तिक ने उसकी हाँ को समझ लिया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी मिस बोस अब मिसेस आहूजा बन चुकी थी। शादी की सर्टिफिकेट गोद में लिए वो अब सोच ही रही थी उस दिन को जब कार्तिक ने उसे अपने मन की बात कही थी। फ्लाइट में बैठी उस शंभवी ने कितने ही सपने देखे थे कि वो शादी के बाद कार्तिक के साथ कैसे रहेगी। उसका भी अपना एक घर होगा, फैमिली होगी और बच्चे। उसने सोच लिया था कि वो मोटे मोटे 4-5 बच्चों की माँ तो बनेगी ही। जिस प्यार से वो बचपन से ही दूर हो गई थी, वो जिंदगी वो फिर से जिएगी अपने बच्चों के साथ। ये सपना इतना अच्छा था कि वो इसे बाहर निकालना नहीं चाह रही थी। उस टाइम उसे कहाँ पता था कि 2 दिन में वो इस सपने से कितना दूर होने वाली थी। अचानक से एक बहुत ही गर्म हाथ ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। कार्तिक ने उसकी तरफ देखकर कहा, आर यू ओके मिसेस आहूजा? ये सुनकर वो अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं सकी। उसकी मुस्कुराहट काफी थी कार्तिक को बताने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है। कुछ सोच के शंभवी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि अभी ऑफिस में किसी को भी पता चले कि हमारी शादी हो चुकी है। कार्तिक ने उसकी तरफ देखकर कहा, एज यू विश मिसेस आहूजा। उसने विवेक को कॉल करके कहा कि ये न्यूज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उसने बोल दी तो न्यूज की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो बाहर निकलती। घर पहुंच के उसने शंभवी को ऊपर तक छोड़ा, फिर सर पर एक प्यारी सी किस करके धीरे से कहा, मिसेस, आई हैव टू गो फॉर सम अर्जेंट मीटिंग। यू टेक रेस्ट। रोसी आपका ध्यान रखेगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। आई विल बी बैक इन 2 days। शंभवी उसके दूर जाने के नाम से ही डर गई और ये डर कार्तिक ने देख लिया। उसने धीरे से उसको बाहों में भर के कहा, आप क्या मुझे इतना कमजोर समझती हैं? लेकिन मुझे इतना पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपके पति को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी वाइफ का पूरा ध्यान रखें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो आई प्रॉमिस आई विल बर्न दिस होल वर्ल्ड। आज पहली बार जब कार्तिक ने उसे बाहों में लिया तो उसने उससे अलग होने की कोशिश नहीं की, और करते भी क्यों? आफ्टर ऑल शी इज हिज लीगली वेडेड वाइफ। कार्तिक को जाते देख उसका मन किया कि वो उसे जोर से पकड़ के जाने ना दे, जाने ना दे। लेकिन अभी उनकी रिलेशनशिप फ्रैंक नहीं हुई थी। वो इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहती थी। उसके जाते ही रोसी आ गई। उसने आप शंभवी की देखभाल करने के लिए छुट्टी ले ली थी। उसने शंभवी को ढेर सारा खाना खिलाया क्योंकि कार्तिक के सामने वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी कि उसने उसका ख्याल नहीं रखा। खाना खा के दोनों आराम करने लगे। बहुत कुछ था बात करने को रोसी के पास, लेकिन शंभवी तो अपनी ही दुनिया में खोई थी। रोसी ने उसे अपने में मुस्कुराते और शर्माते देखा तो उसे छेड़ने लगी।
कहा मैं तुझे कार्तिक की बड़ी गाड़ी में घुमाने की सोच रही थी, तू तो उसकी फ्रंट सीट पर बैठी। हाय, ये कैसी दोस्ती। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के अरमानों पर पानी फेर दिया। और वो रोने का नाटक करने लगी। उसे देखकर शंभवी पेट पकड़ के हंसने लगी। फिर रोसी को गले से लगाकर बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। इस पर रोसी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, आई एम अफ्रेड कि मैं तुम्हें ये मौका नहीं दे पाऊंगी। शंभवी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मतलब कोई है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पर रोसी ने कहा, बता दूंगी, लेकिन थोड़े दिन बाद। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जबकि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश नहीं की जब तक कि वो खुद ना बताए। उसकी तरफ देख के शंभवी ने उसे गले से लगाते हुए बोला कि उसका जब मन करे तब वो उसे बता दे, कोई जल्दी नहीं है। अगले दिन रोसी के लाख मना करने पर शंभवी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई। रोसी ने चुपके से कार्तिक को मैसेज कर दिया। अभी वो अपना फोन रख भी नहीं थी कि शंभवी का फोन बज उठा। फोन कार्तिक का था। नंबर देखते ही वो हल्की गुलाबी हो गई। फोन उठा के कान तक ले गई, बट बोला कुछ नहीं। कार्तिक, कैसी है तबीयत आपकी? शंभवी, पहले से बेटर। क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ? कार्तिक, अगर आप जाना चाहो तो कौन रोक सकता है आपको? अगर आपकी तबीयत ठीक है और आपका मन है जाने का तो जरूर जाइए, बट ब्रेकफास्ट और लंच टाइम पर करेंगी आप, नहीं तो मुझे पता चल जाएगा। शंभवी ने सोचा कि इस आदमी ने उस पर कैमरा फिट कर रखा है क्या। हल्के से स्माइल करके उसने फोन रख दिया। उसे पता नहीं था कि उसकी गाड़ी के पीछे चल रही गाड़ी में कार्तिक ने उसके लिए 2 बॉडीगार्ड अपॉइंट कर दिए थे, जो 24/7 उसकी प्रोटेक्शन के लिए थे। उस दिन के अटैक के बाद कार्तिक अपनी तरफ से उसकी सेफ्टी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहता था। ऑफिस आज कार्तिक के बिना उसे खाने को दौड़ रहा था। अकेली कैबिन में बैठी वो इधर उधर देख रही थी। फिर उसकी नजरें कार्तिक के टेबल पर पड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसने धीरे से उसे उठाया, फिर ऐसे देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। फोटो पर हाथ फेरते हुए बस यही सोच रही थी कि ये सपना तो नहीं है, अब ये आदमी बस उसका है। अचानक से उसे क्या हुआ, उसने फोटो उठाया और उसे हल्के से चूम लिया। उसे इस बात की खबर भी नहीं थी कि कार्तिक दूर बैठा उसकी ये हरकत अपने सिस्टम पर देख के स्माइल कर रहा था। कार्तिक ने धीरे से खुद में कहा, someone is missing her husband. लंच का टाइम होते ही रोसी सर्वेंट की एक फौज के साथ उसके कैबिन में आ गई। उसने ढेर सारा खाना खिलाया, फिर आराम करने को बोल के वो वापस चली गई। शंभवी की भी थोड़ी देर में आंख लग गई और वो सो गई। शाम को दोनों गाड़ी में बैठ के घर जाने लगी तो गाड़ी अचानक से एक अनजान रास्ते पर मुड़ गई। उसने हैरानी से रोसी को देखा तो वो बिल्कुल उसे नॉर्मल लगी। उसने करीम चाचा से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो चाचा ने प्यार से कहा, घर। घर। कितने ही इमोशंस एक साथ उसके मन में आने लगे। माँ बाप के साथ ही उसका घर भी चला गया। जो कभी उसका घर हुआ करता था, माँ बाप के जाने के बाद उससे ज्यादा पराया कुछ नहीं लगा था उसे। उस घर में रहने वाले लोगों के लिए भी वो बस एक बोझ थी, जिसे उतारने के लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार थे। आंखें भीगने लगी उसकी तो वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके माँ पापा उसे देख के मुस्कुरा रहे हैं और कहना चाह रहे हैं, जा बेटी, अब तेरा भी अपना घर है, जहां तू बोझ नहीं बल्कि मालकिन है। सब कुछ तेरा है। उसके आंसू अब रुकने को तैयार नहीं थे। उसे लग रहा था कि ये सब उसके माँ पापा का आशीर्वाद है, इसीलिए उसे कार्तिक जैसा पति मिला। माँ पापा की इतनी याद आ रही थी उसे कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोसी सो चुकी थी बैठे बैठे, इसीलिए उसने चैन की सांस ली। अभी वो सोच ही रही थी कि फोन के रिंग में उसका ध्यान तोड़ा। फोन को कान के पास ले गई तो कार्तिक की आवाज आई, आर यू मिसिंग समवन? कार्तिक ने तो खुद के बारे में सोचा था, लेकिन शंभवी तो सच में मिस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं, अपने माँ पापा को। उसने कुछ नहीं कहा। फोन के दोनों साइड शांति थी।
थोड़ी देर बाद शंभवी ने चुप्पी तोड़ी। हाउस वर्क गोइंग? उसकी आवाज सुन के कार्तिक समझ गया कि वो रो रही थी और वो जानता था उसके रोने का कारण। उसने बोला सब ठीक चल रहा है, वो कल वापस आ जाएगा। दोनों ने फोन रख दिया। गाड़ी थोड़ी देर में एक बहुत बड़े घर के सामने रुकी। शंभवी ने सर उठा के देखा, लेकिन वो गिन नहीं पाई कि वो कितने मंजिल की बिल्डिंग है। करीम चाचा के पीछे चलते हुए दोनों लिफ्ट के सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। शंभवी ने इतना आलीशान घर आज तक नहीं देखा था। हर फैसिलिटी से भरा हुआ ये घर किसी सपने की तरह लग रहा था। उसके आगे हाथ बांधे 5 सर्वेंट्स खड़े स्माइल करके घर की मालकिन का स्वागत कर रहे थे। रोसी आंखें फाड़े घर देख रही थी। फिर उसने चिल्लाते हुए शंभवी को गले लगा लिया। वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थी। 5 बेडरूम, 1 स्टडी, 2 ओवरसाइज्ड हॉल, 1 मास्टर बेडरूम, 2 गेस्ट रूम, वेल इक्विप्ड किचन और एक स्टूडियो वाला ये घर किसी सपने से कम नहीं था। स्टूडियो की तरफ देख के उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि कार्तिक को अभी भी याद है कि उसे पेंटिंग करना कितना पसंद है। वो धीरे से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। मास्टर बेडरूम इतना बड़ा था कि कोई भी उसमें खो जाए। दीवार पर बड़े बड़े कपबोर्ड लगे थे, दूसरे साइड वॉल पेंटिंग्स थे। रूम के एक साइड में सोफा था, बीच में किंग साइज बेड और खिड़की से बाहर का व्यू देख के ऐसा लगा कि वो किसी हेवन में पहुंच गई हो। उसने मुड़ के बेड को देखा तो पता नहीं क्यों शर्म से उसके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। फिर उसे खुद पर गुस्सा आया कि वो क्या सोच रही थी। तब तक रोसी पूरा घर देख के आ चुकी थी और शंभवी के बेड पर किसी बच्चों की तरह कूद रही थी। उसे ऐसा करता देखकर शंभवी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने बेड के कोने में बैठते हुए कहा, रोज तुम हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, इतने बड़े घर में मेरा मन नहीं लगेगा। उसकी बात सुन रोसी ने उसे बेड पे खींचते हुए कहा, मिसेस आहूजा, ये आपका ही बेड है, ठीक से बैठ तो जाओ। कार्तिक आएगा तो फिर लेटने के अलावा और कुछ कर नहीं पाओगे। शंभवी ने ऐसे देखा उसे जैसे आंखों से जला डाले। रोसी ने जोर से हंसते हुए कहा, माफ करो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ और तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं होगी, बट मेरी तो है। आप अपने पति के साथ खुशी से रहिए और मुझे मेरे होने वाले पर फोकस करने दीजिए। शंभवी ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा, ये मिस्टर इंडिया है कौन जिसके बारे में रोज उसे बता नहीं रही है। कुछ टाइम ही बीता था कि रोसी का फोन बजा। वो उठ के बाहर चली गई, फिर वापस आके जल्दी से कहा, सैम, अब जब यहाँ के सर्वेंट्स की फौज है तेरे साथ, तो आज क्या मैं घर जा सकती हूँ? कुछ अर्जेंट है यार। शंभवी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, बट ये सोच के चुप हो गई कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है। रोसी आधे घंटे बाद चली गई। रोसी के जाते ही शंभवी सोचने लगी कि उसने कपड़े तो लाए ही नहीं, अब रात को क्या चेंज करेगी। उसकी नजर सामने कपबोर्ड पर पड़ी। उसने सोचा आज कार्तिक तो आएंगे नहीं, तो क्यों ना उनकी कोई शर्ट पहन ली जाए, कल जाके अपने कपड़े ले आएगी। उसने कपबोर्ड खोला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। कबर्ड में उसके लिए एकदम ब्रांड न्यू कपड़े भरे हुए थे। उसने हल्की स्माइल के साथ दूसरा कबर्ड खोला तो उसके सारे कपड़े उसमें बिल्कुल अच्छे से रखे थे। उसने अपने पुराने कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई। रात को बैठ के सोच रही थी कि क्या करना चाहिए कि तभी उसने देखा कि सारे सर्वेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। रूम से निकल के हॉल में वो आई कि तभी गेट खुला और सामने कार्तिक खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और टाइम वहीं रुक गया। व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने वो दोनों हाथों को पॉकेट में डाले चुपचाप खड़ा शंभवी को देख रहा था। शंभवी के दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया था। उसका मन कर रहा था कि दौड़ के उसे गले लगा ले। कार्तिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके पास आते ही शंभवी के चेहरे पर एक गुलाबी सी आभा छा गई। कार्तिक ने पास आके उसे गले से लगा लिया। कितनी ही देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर कार्तिक ने धीरे से उसके कान में कहा, Always remember, you have me, and you are not allowed to cry from today onwards. और सर पर किस कर लिया। गुलाबी होती शंभवी ने धीरे से कहा। जब कार्तिक ने शंभवी से शाम को बात की, उसे पता चल गया था कि वो रो रही है।
उसने उसी टाइम विवेक को टिकट बुक करने को कहा और काम बीच में छोड़ के ही आ गया। गो वॉश योरसेल्फ, मैं चाय बनाती हूँ, शंभवी ने कहा। उसे अच्छे से याद था कि कार्तिक को क्या पसंद है चाय के साथ। कार्तिक उसके सर पर हाथ फेरते हुए वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद शंभवी एक ट्रे में ब्लैक टी और चीज ऑमलेट लेके जैसे ही रूम में आई, उसी टाइम कार्तिक वॉशरूम से नहा के निकला। गीले बालों को तोली से पहुंचता वो खड़ा था। शंभवी की नजर उस पर पड़ी। उसने बस टॉवल पहन रखा था। परफेक्टली शेप बॉडी, सिक्स पैक एब्स पर फिसलते हुए पानी की बूंदों को देख के वो जैसे वहीं जम गई। कार्तिक के चेहरे पर उसे देखकर एक अलग सी स्माइल आ गई जो बस शंभवी ही देख सकती थी। उसने टॉवल बेड पर फेंका और धीरे धीरे शंभवी की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर वो स्माइल देख के शंभवी के हाथों से पसीना निकल आया। उसने तुरंत भाग के बेड पर पड़ा गीला टॉवल उठा लिया और बोलते हुए भागी कि वो टॉवल सुखाने जा रही है। रूम में खड़ा कार्तिक उसे देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर बाद जब शंभवी डरती हुई वापस आई तो वो ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट पजामा पहन के चाय की चुस्की ले रहा था। उसने शंभवी को देखते ही अपने बगल में बैठने का इशारा किया। पास रखी चेयर पर शंभवी बैठ गई। कार्तिक ने उसे ऑमलेट खिलाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेके कहा, You don't have to worry about my meals. उसके लिए सर्वेंट है। शंभवी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मैं इतना खराब खाना बनाती हूँ? कार्तिक को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बातों को शंभवी ये मतलब निकालेगी। उसने थोड़ा परेशान होकर कहा, I didn't mean to say that. मैं तुम्हें परेशान होते नहीं देख सकता। शंभवी ने धीरे से कहा, I'm happy. कार्तिक ने उसके हाथों को चूम लिया। डिनर के बाद शंभवी के मन में घबराहट सी होने लगी। वो सोच रही थी कि कार्तिक के साथ वो कैसे सोएगी। कार्तिक खाने के बाद स्टडी में चला गया और काम में बिजी हो गया। बेड पर लेटी शंभवी को नींद नहीं आ रही थी डर के मारे। जैसे ही कार्तिक काम खत्म करके रूम में आया, वो डर के बैठ गई। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा, फिर स्माइल करके कहा, I'll not do anything against your will. We will do this when you are willing to do this. उसके सर पर एक किस किया और वो रूम से बाहर चला गया। शंभवी को बहुत बुरा लगा उसे रूम से बाहर जाते देखते हुए। वो सोच रही थी कि उसने उसे खुद के रूम से ही बाहर कर दिया। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो कार्तिक खिड़की के पास सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसे देखकर उसने पेपर नीचे रखा, फिर उसके पास जाके उसके सर को चूमते हुए पूछा, Slept well? शंभवी ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसने उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, You like this home? Otherwise I'll change this according to you. शंभवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, I love this. कार्तिक के चेहरे पर सुकून सा छा गया। इतनी जल्दी शादी हुई कि उसे सोचने का टाइम भी नहीं मिला। कार्तिक पूरा घर शंभवी के हिसाब से चाहता था। उसे डर था कि कहीं शंभवी को पसंद ना आए। उसने फिर से उसके सर को चूमते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं ब्रेकफास्ट पर आपका वेट कर रहा हूँ। कार्तिक उठ के जाने लगा तो शंभवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर सर नीचे करके कहा, I'm not a good wife. आंसू की बूंद उसकी आंखों में चमकने लगी। कार्तिक ने उसे फिर से अपनी बाहों में लेके कहा, I don't know about this, क्योंकि ये मेरी पहली शादी है। And according to me, you are the definition of an excellent wife. I just want to protect you. Please promise me, you will not think these kind of things. See, marriage is not only about physical relationship. It's about the soul. And my soul belongs to you only. शंभवी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बाहों में स्माइल करते हुए उसकी कमर को पकड़ लिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोनों का रिलेशन आगे बढ़ रहा था एक खूबसूरत सफर की तरफ। फ्रेश होके आई तो कार्तिक उसका वेट कर रहा था ब्रेकफास्ट पर। दोनों ने ऑलरेडी ऑफिस के कपड़े पहन लिए थे। ब्रेकफास्ट करके दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस निकल गए। दोनों की कार एक ही टाइम पर ऑफिस के आगे जाके लगी। कार्तिक ने शंभवी को आगे चलने का इशारा किया, ऐसे कि किसी ने नोटिस नहीं किया। शंभवी ने मना जो किया था किसी को बताने से।
कार्तिक उसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे उसे अपनी मजबूत बाहों के नीचे महफूज करना चाहता हो। ऊपर पहुंच के देखा तो कार्तिक के टेबल पर बहुत बड़ा सा रेड रोज बुके रखा था। उसमें एक कार्ड भी था जिस पर लिखा था योर सीक्रेट एडमायरर। शंभवी के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ गया, जो उसने जल्दी ही छिपा लिया। लेकिन कार्तिक की आंखों से छिपाना इतना आसान कहाँ था। कार्तिक ने बुके उठाया और डस्टबिन में डाल दिया और स्माइल करता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया। शंभवी का मूड खराब हो चुका था। वो ऐसी हालत में थी जहां वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी और चुप भी नहीं रहा जा रहा था। थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही, फिर उसने बिना कुछ बोले उठ के रोसी के पास चली गई। कार्तिक उसे जाता देख के मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। रोसी कुछ काम कर रही थी, लेकिन शंभवी का खराब मूड देखकर काम बंद कर दिया। फिर उसे पूछने लगी कि क्या हुआ है उसे। जब शंभवी ने उसे बताया तो वो हंसे बिना रह नहीं सकी। उसको हंसता देख के शंभवी का गुस्सा और तेज हो गया। वो पैर पटकती हुई वापस केबिन में चली गई। कार्तिक ने उसे परेशान देखकर सोफिया को फोन किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। कार्तिक एक ऐसा आदमी था जिसके लिए किसी भी लड़की के मन में उसको पाने की चाहत होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लुक्स, पर्सनालिटी, फेम, मनी, एटीट्यूड, वो सब था जो एक आदमी को परफेक्ट बनाए। शंभवी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, और ये भी कि वो एक रिच कैरेक्टर का इंसान है जिसे कोई भी लड़की इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी वो थी तो उसकी बीवी। इनसिक्योर होना तो हक था उसका। तभी एक नोटिफिकेशन ने उसका ध्यान तोड़ा। मेल चेक किया तो वो स्माइल करने लगी, जिसे देख के कार्तिक भी स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। मेल में क्लियरली लिखा था कि CEO is a married man. Do not send any flowers or gift, otherwise instant termination will happen. पूरे ऑफिस में ये बात आग की तरफ फैल गई। सारी फीमेल एम्प्लॉय के अरमानों पर जैसे किसी ने मिट्टी डाल दी हो। सब बस यही बातें कर रही थी कि CEO को देखने में तो बिल्कुल भी मैरिड नहीं लगते। शिप्रा को जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। वो तो अब भी इस उम्मीद में बैठी थी कि बीवी है तो क्या हुआ, वो अपनी खूबसूरती से अभी भी कार्तिक को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। उसके मन में तभी एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया। वो बस अब मौके की तलाश में थी और वो मौका जल्दी ही आ गया। सुबह रोसी के पास से ऐसे आ जाने के बाद शंभवी को बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि रोसी के पास जाके उसे सॉरी बोलेगी। वो अभी रोसी के केबिन के पास पहुंची थी कि शिप्रा ने उसे देख लिया और उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। उसने शंभवी को आते देख के जोर से कहा, अरे सैम, तुम्हारी तो चाल ही बदल गई। I know these type of cheap girls very well. पहले भोला भाला सा चेहरा बनाएंगी, फिर बॉस पर डोरे डालेंगी। क्या हुआ सैम? मेल देख के अरमानों पर पानी फिर गया। मुझे तो लग रहा है इसके चलते ही बॉस ने वो मेल करवाया होगा। You slut. उसकी बात सुनकर जहां ऑफिस की लड़कियां उस पर हंसने लगी, वहीं शंभवी उसे अपने गुस्से से देखने लगी। अभी वो कुछ बोलती उससे पहले उसके पीछे से एक बहुत ही शांत आवाज आई। What's wrong, Miss Shipra? शंभवी ने मुड़ के देखा तो कार्तिक उसके पीछे खड़ा था। गोल्डन फ्रेम चश्मे के पीछे से उसकी काली रात से भी काली आंखें शिप्रा को घूर रही थी, जिसे देख शिप्रा की आत्मा भी हिल गई। कार्तिक ने आगे बढ़ के बहुत ही शांत और संभली आवाज में शिप्रा से कहा, It's the last time when I warn you. Don't create nonsense in my office. Otherwise you know the consequences better. फिर शंभवी की तरफ देखते हुए उसने कहा, Miss शंभवी, come with me. I have something important to discuss with you. फिर कार्तिक ने ऑफिस में सबको ऐसे देखा जैसे वार्निंग दे रहा हो। फिर वहां से चला गया। पीछे पीछे शंभवी भी चल दी। कैबिन में पहुंचते ही उसने शंभवी को गले से लगा लिया और कहा, Are you okay? Don't listen to them. Remember, you have me. I'm always there to protect you no matter what. I'll be on your side. उसकी बात सुन के शंभवी का मन किसी अनजानी से फीलिंग से भर गया, जो कि उसे बहुत सुकून दे रही थी। शंभवी ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके सीने पर सर रख के कहा, I know. Don't worry, I'm okay. Now these things doesn't bother me anymore. I know I have you. कार्तिक ने उसकी तरफ देखा।
उसकी नजर उसकी आंखों से फिसलते हुए उसके गुलाबी होठों पर पड़ी और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। शंभवी की आंखें बंद हो गई। कितना ही टाइम बीत गया दोनों को वैसे ही एक दूसरे में खोए हुए। प्यार धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सफर की ओर बढ़ रहा था। शाम को शंभवी को घर भेज के कार्तिक ने उससे कहा कि वो काम खत्म कर थोड़ी देर में आएगा। उसके ऑफिस से निकलते ही कार्तिक ने विवेक को कॉल किया। विवेक कार्तिक की आवाज सुनते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके आते ही कार्तिक ने बहुत ही हल्के आवाज में कहा, लेकिन आवाज के पीछे का गुस्सा विवेक आराम से समझ गया। Give her termination letter. I don't want to see her in office anymore and take good care of her. So going forward she doesn't have to humiliate her. विवेक ने उसके सामने बो किया और बाहर चला गया। ये खबर सबके कानों तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। सब बस यही सोच रहे थे कि शंभवी के कारण कार्तिक ने शिप्रा को ऑफिस से निकाल दिया। शिप्रा ने मन ही मन ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो शंभवी को बर्बाद करके छोड़ेगी। दूसरे दिन शंभवी को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके कारण किसी की जॉब चली गई। अगर वो अभी शिप्रा की जगह होती तो जॉब जाने से बहुत परेशान हो जाती। वो कार्तिक के पास गई और कुछ बोलना चाहा तो कार्तिक ने उसे ऐसे देखा कि शंभवी कुछ बोल ही नहीं पाई। कार्तिक ने बहुत ही हल्की आवाज में कहा, I cannot take this matter lightly. You are my wife and no one has right to utter a single word against you. I'll burn them alive. कार्तिक को इतने गुस्से में देख के शंभवी अपने लिप्स को दांतों से काटने लगी। उसे ऐसा करते देख के कार्तिक ने उसे बाहों से पकड़ के अपनी बाहों में भर लिया और कहा, डोंट वरी, मैं जान नहीं लूंगा उसकी। यू आर माई वाइफ एंड ओनली बिलोंग्स टू मी। शंभवी ने मुस्कुराते हुए उसके कमर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अचानक से विवेक के आ जाने से शंभवी कार्तिक को छोड़ के जाने लगी, लेकिन कार्तिक वैसे ही उसे पकड़ के खड़ा रहा और उसे भी अपनी बाहों से जाने नहीं दिया। कार्तिक ने विवेक को देखा और समझ गया कि कुछ इम्पोर्टेंट है। उसने शंभवी के सर पर किस किया और प्यार से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, गो एंड बिजी योरसेल्फ। और तेजी से लेकिन बहुत ही संभाले कदमों से बाहर चला गया। कैबिन से दूर जाने के बाद कार्तिक ने विवेक को देखा और विवेक ने बोलना शुरू किया, बॉस, नॉर्थ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। We have to go there as soon as possible. कार्तिक ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, Arrange my private jet. We will leave in 2 hours. शंभवी उसके जाने का नाम सुन के परेशान हो गई, लेकिन उसने कार्तिक को ये नहीं दिखाया। कार्तिक ने उसने अपनी बाहों में भरते हुए कहा, I'm going for 1 week only. Don't be sad. Whenever you need me, I'll be on your side. Promise. उसके होठों को चूम के वो चला गया। कार्तिक को गए 4 दिन हो चुके थे। शंभवी बस दिन गिन रही थी उसके वापस आने का। ऑफिस से आने के बाद घर उसे काटने को दौड़ता। शादी के 1 महीने हो जाने के बाद भी दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना था, या ऐसा बोले कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना था, लेकिन प्यार का रिश्ता बहुत मजबूत बन रहा था। जहां शंभवी कार्तिक के लिए वो एक हर छोटी सी छोटी चीज करना चाहती थी जो उसे पसंद था, वही कार्तिक भी उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वो उसे ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहता था कि उसे एक खरोच भी ना पाए। आज शंभवी का मन नहीं लग रहा था तो उसने रोसी को बुला लिया। फिर दोनों ने बाहर जाके डिनर करने का प्लान बनाया। दोनों ने रेस्टोरेंट में जाके ढेर सारा खाना ऑर्डर किया और बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि शंभवी के फोन पर रिंग हुई। कार्तिक का फोन नंबर देखते ही हल्की सी स्माइल और लाली दोनों ही उसके चेहरे पर आ गई। शंभवी, हेलो, हाउ आर यू? कार्तिक, वेयर आर यू? शंभवी, आउट फॉर डिनर विद रोसी। कार्तिक, ऑलराइट, हाउ मच टाइम इट विल टेक? शंभवी, 2 to 3 hours? Karthik, okay then take care of yourself and don't be so late. Call me when you leave me.
शंभवी ने जैसे ही फोन रखा, रोसी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। शंभवी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बहुत ही हैरानी से पूछा, Don't tell me that you both didn't have sex. शंभवी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, धीरे बोल, क्या कर रही है? रोसी ने उसे घूरते हुए कहा, कौन से पति पत्नी फोन पर इतने फॉर्मल होकर बात करते हैं? और 1 महीना हो गया है दोनों की शादी हुए, और तुम दोनों ने कुछ भी नहीं किया? 1 मिनट, कहीं कार्तिक में कोई खराबी तो नहीं है ना? जिसकी इतनी खूबसूरत वाइफ हो, वो उसे अभी तक टच किए बिना कैसे रह सकता है? फिर आंखों को छोटा करते हुए उसने कहा, कहीं कार्तिक गे तो नहीं है? मुझे पक्का पता है ये बात है। ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जानबूझ के शादी करते हैं ताकि बाहर से ये पता न चले कि वो गे है। शंभवी ने उसे घूरते हुए कहा, रोज बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, ही इज माय हस्बैंड। फिर उसने जोर से हंसते हुए कहा, इमेजिन, जब मैं कार्तिक को बताऊंगी कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, तो पता नहीं वो क्या करेंगे। रोजी जो खाने में बिजी थी, ये सुन के उसके हाथ से स्पून छूट गया और नीचे गिर गया। Are you serious? You are going to tell these things to कार्तिक? Are you fucking serious? मैं तो बस पॉसिबिलिटी बता रही थी। 1 महीने में तुमने कुछ नहीं किया। मैं तो सोच रही थी कि तुम प्रेग्नेंट भी हो गई होगी। जिसका इतना हैंडसम हस्बैंड हो, उसे रात को उसके बिना नींद कैसे आती होगी? उसकी बात सुन के शंभवी उसे देख के बस अफसोस में सर हिला रही थी। रेस्टोरेंट से निकलते हुए रात के 12 बज गए। आज शंभवी और रोसी करीम चाचा और बॉडीगार्ड्स को चकमा देने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि आज उन्हें पहले की तरह जीना था। रोड के साइड साइड पैदल चलते हुए दोनों बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी। बातों बातों में इतनी बिजी थी कि पता ही नहीं चला, और एक कार उनके बिल्कुल पास आके रुकी। दोनों घबरा के पीछे हट गई। गाड़ी से 4 आदमी निकले और उन्हें देख के स्माइल करने लगे, लेकिन वो स्माइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनमें से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, उसने किसी को फोन किया और कहा, चिड़िया सामने खड़ी कांप रही है, बॉस कहो तो पिंजरे में डाल के ले आऊं। फिर फोन की दूसरी साइड से किसी ने कुछ कहा जो दोनों ने नहीं सुना। फोन रखते ही वो शंभवी की तरफ बढ़ा। रोसी जल्दी से शंभवी के आगे खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, Don't dare to touch her. You have to cross my dead body. Don't you know who is she? उस आदमी ने गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा, We know very well who is she. Just get out from our metro. Otherwise it will take only few seconds to turn you into a dead body. उसने रोजी को धक्का देके गिरा दिया और शंभवी को बालों से पकड़ के अपने सामने ले आया और कहा, Oh, newly wedded wife of the king. Don't they hire bodyguard for you? Oh, poor girl. How will you survive today? See, no one is here. शंभवी ने उसके हाथ को अपने नाखूनों से खरोचते हुए कहा, I don't know who are you and what are your intentions. But if you want to live, just run for your life. Otherwise, you know my husband better. उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, See, he's not here. How can he protect you? Leave her. तभी पीछे से एक बहुत ही शांत और धीमी सी आवाज आई, जिसे सुनकर वहां खड़े चारों बदमाशों के सर पर पसीने आ गए। शंभवी ने मुड़ के देखा तो सामने अंधेरे में से कार्तिक अपने दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट में डाली धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें उस लीडर पर थी जिसने शंभवी को पकड़ रखा था। उसे देखते ही चारों गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन कार्तिक ने पहले उनके लिए 4 बाउंसर खड़े कर रखे थे, जो उन्हें उठा के वहां से दूर चले गए। कार्तिक ने बहुत ही ठंडी नजरों से शंभवी को देखा और उसकी तरफ बढ़ा। उसे यहां देखकर शंभवी ने पूछना ही चाहा कि वो इतना जल्दी वापस कैसे आ गया, कि कार्तिक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेके उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और ऐसे किस किया कि खून की एक बूंद शंभवी के होठों से निकल गई। फिर से कार्तिक उसे किस करने लगा। वो उसे बताना चाहता था कि वो कितना गुस्सा है। रोसी दोनों को किस करता देख के पीछे मुड़ गई। कार्तिक ने शंभवी को तब छोड़ा जब उसकी सांसें उखड़ने लगी,
लंबी लंबी सांसें लेते हुए शंभवी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। कार्तिक उसके पास जाके धीरे से कहा, दिस इज योर पनिशमेंट। आई टोल्ड यू टू टेक केयर ऑफ माई वाइफ। तभी रोसी ने पीछे से कहा, आई एम सो सॉरी कार्तिक, इट वॉज माई आइडिया। शंभवी को प्लीज कुछ मत कहो। कार्तिक अभी भी बस शंभवी को ही देख रहा था। उसने बहुत ही धीरे और सेक्सी आवाज में कहा, डोंट बी सॉरी, शी इज माई वाइफ। शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स, इवन मिस्टेक्स। आई एम हियर टू प्रोटेक्ट हर। फिर उसने शंभवी के गालों पर आई हल्की सी खरोच को देखा और वहां से थोड़ी दूर जाके विवेक को फोन करके कहा, You know what to do with those bastards. Try to gather all the information. फोन रखते ही उसने शंभवी को देखा, फिर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, Don't do this again. जब शंभवी बिना बॉडीगार्ड और करीम चाचा के बाहर चली गई, तो करीम चाचा ने कार्तिक को फोन करके बता दिया। कार्तिक शंभवी को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही सब छोड़ के वापस शंभवी के पास आ गया। वो ये सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर वो नहीं आया होता तो क्या होता। उसे पता था कि बिजनेस में कितने ही दुश्मन पाल रखे हैं उसने, जो कि बस उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। और शंभवी उसकी एक और आखिरी कमजोरी थी। घर आते ही कार्तिक चेंज करके स्टडी में चला गया। काम आधे पर छोड़ के आने से उसका काम और बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद शंभवी स्टडी में उसके सामने खड़ी थी। आंखों में हल्की सी नमी थी। सर नीचे करके उसने कार्तिक से कहा, आई एम सो सॉरी कार्तिक, मेरे कारण आपको ऐसे ही आना पड़ा। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया, फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आप सब कुछ कर सकती हैं जो आपका मन करे। आपका हक है। मैं हूं और सबको देखने के लिए, और मैं किसी को मिस कर रहा था तो इसीलिए वापस आ गया। शंभवी ने अपना सर उसके सीने पर रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। कार्तिक ने उसे और जोर से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, यू आर माय वाइफ। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर अचानक से शंभवी ने कार्तिक से पूछा, कौन थे वो लोग और उनकी आपसे क्या दुश्मनी है? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, Even I don't know. Just forget it. I'll take care of everything. ये कहते हुए उसकी आंखें और भी काली हो गई। तभी विवेक का फोन नंबर उसके मोबाइल पर ब्लिंक करने लगा। उसने शंभवी को जाके सोने को कहा और फोन अपने कानों से लगा के सुनने लगा। देर रात काम खत्म कर कार्तिक अपने रूम में ही जा रहा था कि उसकी नजर सोती हुई शंभवी पर गई। नाइट लैम्प की हल्की सी रोशनी में वो किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं लग रही थी। कार्तिक को ना जाने क्या हुआ, वो धीरे से शंभवी के रूम में चला गया। उसके बगल में लेट के वो एक टक शंभवी को देख रहा था कि तभी शंभवी ने उसकी ओर करवट लिया। उसके करवट लेने से शंभवी के ऊपर रखा क्विल्ट नीचे की तरफ खिसक गया और कार्तिक की नजरों के सामने शंभवी के गले से नीचे का एक खास हिस्सा हल्का सा आ गया। दूध जैसे गोरे बदन पर जैसे ही कार्तिक की नजर पड़ी, उसका कंट्रोल धीरे धीरे जाने लगा। उसने जल्दी से शंभवी को क्विल्ट उड़ाया और तेजी से अपने रूम की ओर चला गया। रूम में जाते ही उसने सबसे पहले खुद को एकदम ठंडे पानी के टब में डुबा दिया। नॉर्मल आदमी से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होने के बाद भी था तो वो एक आदमी ही, और अभी अभी उसके सामने जो थी वो उसकी वाइफ थी। तो ये फीलिंग आना तो नॉर्मल था किसी के लिए भी, लेकिन कार्तिक अपने लिमिट्स जानता था। जब तक शंभवी खुद को उसके सामने नहीं लाती तब तक वो वेट करेगा। अभी वो नहा के वॉशरूम से निकला ही था कि किसी ने डोरबेल जोर से बजाया। कार्तिक जल्दी से गेट की तरफ बढ़ा ताकि शंभवी की नींद ना खुले, लेकिन शंभवी ऑलरेडी आवाज से जाग चुकी थी। कार्तिक ने गेट खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। छोटा गोल बिल्कुल दूध सा सफेद चेहरा, गोल गोल सी बड़ी आंखें, ब्राउन स्ट्रेट बाल, एकदम लूज टी शर्ट्स, शॉर्ट और स्लीपर पहने, साथ ही एक बड़ा सा बैग कंधे पर लिए वो कार्तिक को घूर रही थी। कार्तिक ने उसे देखते ही बिल्कुल धीरे से लेकिन डोमिनेटिंग आवाज में कहा,
What are you doing here? उसकी आवाज में गुस्सा साफ दिख रहा था। लड़की ने अपना बैग फेंकते हुए कहा, बिग ब्रदर, गिव मी अ हग। कार्तिक ने वहीं खड़े रहने का इशारा किया, फिर गुस्से से पूछा, जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? एंड व्हाट अबाउट योर क्लासेस? लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, आई वाज मिसिंग यू एंड यू आर टॉकिंग विद मी लाइक दिस? कांट यू टॉक टू मी लाइक अ बिग ब्रदर? सी, आई एम योर लिटिल सिसी ना, डोंट यू लव मी? उसने आंखें और गोल करते हुए कार्तिक को पटाने की कोशिश की। कार्तिक के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस ठंडी नजरों से उसे घूरे जा रहा था। फिर बहुत ही ठंडी आवाज में उसने कहा, स्टॉप योर ड्रामा, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द विंडो। लड़की जो अभी तक उसे पटाने की कोशिश कर रही थी, वो अब थोड़े गुस्से में आ गई। उसने पैर पटकते हुए कहा, दैट्स व्हाई यू आर सिंगल, गो गेट अ गर्लफ्रेंड, शी विल टीच यू हाउ टू बिहेव विद अ गर्ल। ओह सॉरी, मैं किसी लड़की के लिए इतना भी गंदा नहीं सोच सकती कि उसे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिले। फिर वो उसे धक्का मारते हुए अंदर चली आई। अभी वो अंदर आई थी कि सामने खड़ी शंभवी पर उसकी नजर पड़ी। वो आंखें फाड़े अपने भाई को देखने लगी और फिर बोली, You got a girlfriend? And you didn't even tell me. By the way, I'm happy for you. At least you got something nice. शंभवी ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। शादी इतनी जल्दी हुई कि उसके फैमिली में किसी को नहीं पता था। वो कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक धीरे से शंभवी के पास आया और उसके कमर को एक हाथ से पकड़ के कहा, She is your sister-in-law, Shambhavi. And Shambhavi, she is my sister, Molly. सामने मौली मुंह खोले खड़ी थी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, Are you fucking serious? You guys are already married. And you didn't even let us know. कार्तिक बस उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। फिर मौली शंभवी के पास जाके उसे जोर से हग किया और खुशी से बोलने लगी, Welcome to the family, sister-in-law. I'm so thankful to you that you marry with my stone brother. My brother, she's so beautiful. I can't take off my eyes. कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे कार्तिक ने पलक झपकते ही गायब कर लिया। शंभवी ने भी मोली को हक किया और कहा, Thank you, Molly. I'm so glad that you are here. I'm so happy. शंभवी को मोली पहली नजर में बहुत ही अच्छी लगी। वो हमेशा से ही एक फैमिली चाहती थी, इसीलिए उसे कार्तिक की बहन बहुत प्यारी लग रही थी। मोली अभी भी शंभवी के सीने पर अपना सर रखे कार्तिक को देख रही थी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के सीने से लगा हो, और शंभवी उसका सर सहला रही थी। कार्तिक ने मोली को घूरते हुए कहा, Go to the bed. It's too late. मोली ने शंभवी को और जोर से पकड़ते हुए कहा, I'll sleep with my sister-in-law. Give her one night rest, you beast. उसकी बात सुनकर शंभवी के गाल लाल हो गए। वहीं कार्तिक गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, Mind your language. तभी मोली की नजर दूसरे रूम में पड़ी, जहां बेड पर कार्तिक के कपड़े पड़े थे, और मोली जानती थी कि रूम कार्तिक का नहीं है। वो शंभवी को छोड़ के खड़ी हो गई और कार्तिक की तरफ देख के कहा, You guys are not sleeping together. You didn't have sex? Oh my good Lord. Brother, this is your punishment for bullying me every time. कार्तिक ने दांत पीसते हुए उससे कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठा के खिड़की के बाहर फेंक दूं, चली जाओ मेरे सामने से। मोली समझ गई कि उसने जोश जोश में ज्यादा बोल दिया। वो भागते हुए शंभवी के रूम में घुस गई। हॉल में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। शंभवी सर झुकाए खड़ी थी, जैसे शर्म से मरी जा रही थी। कार्तिक ने आगे बढ़ के उसे हल्के से हक किया और कहा, मौली बचपन से ही ऐसी है, जो भी मन में आता है बस बोल देती है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। शंभवी ने धीरे से कहा, आई लव हर। कार्तिक ने उसके सर पर किस किया और कहा, स्लीप वेल, गुड नाइट, और अपने रूम में चला गया। कार्तिक ने बहुत ही कम उम्र में बिजनेस टेक ओवर कर लिया था।
एक्सीडेंट में उसके पापा की 3 साल पहले डेथ हो गई थी, तो उसकी माँ सब कुछ कार्तिक को देकर आश्रम चली गई। उस आश्रम के बाबा को वो भी मानती थी। कार्तिक का इन चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन पापा के जाने के बाद वो माँ को और दुखी नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला। इन 3 सालों में इंपीरियल ग्रुप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कार्तिक की लीडरशिप में कंपनी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनी में से एक थी। मार्केट में उसे टक्कर लेने वाले बहुत ही कम थे। जितनी सक्सेस उसने कमाई थी, उतने ही दुश्मन भी बढ़ गए थे, जो बस मौका देख रहे थे। उनमें से एक था स्नोबॉल कंपनी का मालिक, जो एक टाइम पर कार्तिक के साथ बिजनेस करना चाहता था, लेकिन कार्तिक ने कभी भी अपने बिजनेस के पीछे छिपकर कोई भी गलत काम नहीं किया। और स्नोबॉल ऐसी ही कंपनी थी जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के पीछे स्मगलिंग, ड्रग्स जैसे गलत बिजनेस में इन्वॉल्व थी, और कार्तिक ऐसी कंपनी के साथ कभी भी हाथ नहीं मिला सकता था। और यही कारण था कि मिस्टर रॉबर्ट फर्नांडिस उसकी जान का दुश्मन बन गया। उसने सोचा था कि इंपीरियल ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके वो अपनी इमेज ठीक कर लेगा। साथ ही इंपीरियल ग्रुप का हाथ उस पर आ जाता तो वो बड़े ही आराम से अपना काला धंधा कर सकता था। लेकिन कार्तिक ने उसे दोबारा मौका भी नहीं दिया बात करने का। अब रॉबर्ट बस मौका ढूंढ रहा था बदला लेने का। उसने ही दोनों बार शंभवी पर अटैक करवाया था। जब कार्तिक को ये पता चला कि ये रॉबर्ट का काम है, तो उसने विवेक को इस मैटर को अच्छे से हैंडल करने को कहा। कार्तिक जल्दी इन सब काम में खुद को आगे नहीं लाता था। उसे देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पर्दे के पीछे रह के कितने ही काले काम को अंजाम देता था। बहुत को तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी बर्बादी के पीछे कौन था। विवेक एक ऐसा वफादार इंसान था जिस पर कार्तिक को आंख बंद करके भरोसा था। उसने विवेक को हर वो पावर दे रखा था जिससे वो ये सब बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर सकता था। कार्तिक बहुत ही रिजर्व इंसान था, लेकिन अगर कोई भी उसके बिजनेस या पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश करता तो वो ये जरूर श्योर कर लेता कि सामने वाला दूसरी बार इस लायक नहीं बचे। विवेक ने रॉबर्ट के हर काले कारनामों का पूरा चिट्ठा निकलवा के पुलिस को दे दिया। जब रॉबर्ट को बचाने वालों को पता चला कि रॉबर्ट की बर्बादी के पीछे कौन है, सबने उसकी मदद करने से मना कर दिया। रॉबर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जेल के पीछे बैठा वो बस यही सोच रहा था कि उसको इस हालत में पहुंचाने वालों के साथ वो क्या करेगा। मौली के आ जाने से घर की रौनक बढ़ गई थी। जो घर पहले बिल्कुल खामोश था, वो घर आज मौली के हंगामों से भरा हुआ था। वो पूरे दिन शंभवी के पीछे पीछे रहती थी जैसे उसकी बेटी हो। शंभवी भी उसे बहुत प्यार से रखती। वो उसके लिए हर वो एक चीज करना चाहती थी जो उसे पसंद थी। उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी, और करती भी क्यों नहीं, वो कार्तिक की बहन जो थी। कार्तिक मौली को लेके बहुत परेशान रहता था। वो कभी भी कोई भी हंगामा कर देती थी। 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को ऐसे चकमा दे देती थी कि उन्हें पता भी नहीं चलता था। मौली न्यूयॉर्क से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, और क्यों कर रही थी उसकी भी एक अलग कहानी है। कार्तिक का एक बहुत अच्छा दोस्त है, मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौड़, फैशन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह, बहुत सारी फैशन कंपनी का मालिक, जिसे मौली अपनी जवानी की शुरुआत वाले दिन से पागलों की तरह चाहती थी। लेकिन अभिमन्यु उसे देखता भी नहीं था। मौली आज तक ये बात नहीं समझ पाई कि क्यों। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये भी पता कर रखा था मौली ने। वो ऐसा कोई मौका नहीं जाने देती थी जिससे वो अभिमन्यु से मिल सके। उसके लिए उसने अपने अंडरकवर एजेंट्स चारों तरफ लगा रखे थे। तो इस बार एक एजेंट ने उसे खबर दी कि कार्तिक फैशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसके लिए उसने अभिमन्यु को मीटिंग के लिए बुलाया है। बस फिर क्या, मौली ने अपना सामान उठाया और आ गई कार्तिक के पास। बस उसे अब ये नहीं पता चल रहा था कि मीटिंग है कहाँ, क्योंकि उसके अंडरकवर एजेंट इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग ड्राइवर, हाउसकीपिंग, माली काका, कैंटीन वाले भैया, यही सब हुआ करते थे, जिससे वो प्यार से या धमका के खबर निकलवाती थी। कार्तिक ने सुबह ऑफिस जाते वक्त शंभवी से कहा, टुडे वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग फॉर मीटिंग।
He is very particular for food. So, can you please see that arrangement? शंभवी ने तुरंत ही कहा, Don't worry, I will take care of everything. कार्तिक ने उसके पास आके उसे बाहों में लेते हुए कहा, I believe you, but promise me कि आप ज्यादा काम नहीं करोगे। शंभवी ने हाँ में सर हिलाया। सामने खड़ी मौली को देखते ही कार्तिक ने आंख को हल्के से सिकोड़ते हुए धीरे लेकिन वार्निंग वाली आवाज में कहा, Be nice with your sister-in-law, otherwise you know what will I do. मौली से पहले शंभवी ने बोला, She is my treasure of happiness. Don't say bad. कार्तिक अभी भी मौली को घूर रहा था, तो मौली ने मासूमियत से कहा, Brother, believe me, I'll help sister-in-law. Promise. Good for you. बोलता हुआ कार्तिक ऑफिस के लिए चला गया। उसके जाते ही मौली जोर जोर से जंप करने लगी। फिर शंभवी को पकड़ के ढेर सारी किस उसके गालों पे कर दी। शंभवी ने उसे पकड़ते हुए पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सोफे पर कूदते हुए कहा, You want a brother-in-law? शंभवी ने हंस के कहा, I would love to. फिर मौली ने उसे अभिमन्यु के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर बोली, I'm chasing that bastard from 6 months. Now wait and watch, Mr. Rathod. I'll eat you. उसे देखकर शंभवी हंसने लगी, तो उसने बेबी फेस बनाते हुए कहा, You'll help me, sister-in-law. Of course I will help you. Now let's go to the kitchen. शंभवी ने कहा और दोनों किचन की ओर बढ़ गए। Shambhavi, he is Abhimanyu, my friend. And Abhimanyu, she is Shambhavi, my wife. अभिमन्यु ने हैरानी से कार्तिक को देखा, फिर जल्दी से स्माइल करता हुआ शंभवी को देखा और कहा, हेलो भाभी, मुझे पता नहीं था कि इसकी पसंद इतनी अच्छी है। नहीं तो मैं खुद के लिए भी लड़की इसी को पसंद करने बोलता, पर अब जान गया हूं तो आई एम गिविंग यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार्तिक एक्सप्रेशनलेस बस अभिमन्यु को देख रहा था और मौली भी। शंभवी ने हंसते हुए कहा, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अभिमन्यु की नजर अचानक सामने खड़ी मौली पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। उससे ज्यादा और किसे पता होगा कि इस छोटी सी लड़की ने उसका जीना कैसे हराम किया हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां वो उसका पीछा करने नहीं पहुंच जाती थी। अभिमन्यु ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उस रूम में हो ही नहीं। दोनों स्टडी में चले गए। शंभवी पहले ही किचन में अरेंजमेंट देखने जा चुकी थी। मौली भी पैर पटकती हुई किचन में चली गई। 6 फीट की हाइट, वेल मेंटेन्ड बॉडी, गेहुआ रंग, चेहरे पर राजपूती एटीट्यूड। कार्तिक के बाद अगर कोई परफेक्शन के पैरामीटर पर खड़ा उतरता तो वो अभिमन्यु था। कार्तिक जहां बहुत ही काम एटीट्यूड वाला था, वहीं अभिमन्यु थोड़ा अग्रेसिव था। दोनों इसलिए भी अच्छे दोस्त थे। दोनों ही अपने काम को लेकर इतने डेडिकेटेड थे कि उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं था। दोनों की ही लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई थी। शंभवी को देख के अभिमन्यु खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, Why don't you tell me about Bhabhi? It was a sudden decision. Even I didn't discuss this with mom and Molly. कार्तिक ने धीरे से कहा, Okay, so someone is deeply in love. अभिमन्यु ने बहुत ही धीरे से कहा, बट कार्तिक ने सुन लिया। उसने अभिमन्यु को घूरा तो अभिमन्यु बिजनेस के बारे में बात करने लगा। थोड़ी देर बाद ही शंभवी दोनों के लिए एपेटाइजर लेके आ गई। हाउस हेल्प ट्रे टेबल पर रखकर चला गया। शंभवी ने दोनों को ड्रिंक लेने को बोला। बाहर जाने लगी तो कार्तिक ने उसे आवाज दी। कार्तिक ने आगे बढ़ के उसे हग किया और कहा, थैंक यू, ब्लेस्ड टू हैव यू। फिर धीरे से उसके सर पर किस किया। शंभवी शर्माते हुए वहां से निकल गई। वहीं अभिमन्यु कार्तिक के इस नए रूप को देख के शॉक था और साथ ही साथ खुश भी। बाहर मौली हॉल में बैठ के सोच रही थी कि अभिमन्यु से कैसे बात करे। अगर अभी वो स्टडी गई तो कार्तिक उसे बाहर फेंक देगा। लेट नाइट तक दोनों काम करते रहे। वहीं डिनर भी किया। शंभवी ने सारा खाना अपनी निगरानी में बनवाया था।
जो कि अभिमन्यु को बहुत ही पसंद आए। रात ज्यादा हो गई थी तो कार्तिक ने अभिमन्यु को रोक लिया ताकि सुबह उठ के फिर से डिस्कशन कंटिन्यू कर सके। बस इसी मौके की तलाश थी मौली को। वो शंभवी के पास गई और बोली, सिस्टर-इन-लॉ, you have to help me today. Please sleep with brother. Please, please, please. Tonight I have to talk with that son of bitch. Please say yes now. शंभवी उसकी बात सुन के सोचने लगी कि अब वो क्या करे। कार्तिक के साथ बेड शेयर करने का सोच के उसकी बॉडी में कुछ कुछ होने लगा, लेकिन मौली के लिए उसे ये करना ही पड़ा। कार्तिक स्टडी से निकल के अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि शंभवी ने धीरे से आवाज दी, कैन यू प्लीज स्लीप विद मी? मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। मौली भी आज दूसरे रूम में सो गई है, उन्हें कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करना है। कार्तिक ने वहीं रुक के शंभवी को थोड़ी देर गहरी निगाहों से देखा, फिर कहा, ऑलराइट, I'll join you after bath. कहते हुए कार्तिक अपने रूम की ओर चला गया। मौली भागते हुए आई और शंभवी को हक कर लिया। शंभवी बैठ के एक साइड में लेटी सोच रही थी कि ये रात कैसे बीतेगी कि तभी कार्तिक रूम में आया और गेट लॉक कर दिया। शंभवी के सर पर पसीना आने लगा। उसने जानबूझ के आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगी कि कार्तिक क्या करने की सोच रहा है। उसने हल्की से आंख खोल के देखा तो कार्तिक बस ट्रैक पैंट पहने उसकी तरफ ही आ रहा था। भीगे बाल, खूबसूरती से उभरे हुए एब्स, पतले होठों पर एक अलग ही मुस्कान किसी को भी बेकाबू करने के लिए काफी थी। कार्तिक ने बहुत ही हल्की और सेक्सी आवाज में कहा, श्याम, आई नो यू आर नॉट स्लीपिंग। फिर बेड की दूसरी साइड से ऊपर आके वो शंभवी के बगल में लेट गया। अपनी लंबी और मजबूत बाहों को आगे बढ़ा के उसने शंभवी को खुद की तरफ मोड़ लिया और बाहों में भरते हुए कहा, I told you, I'll not do anything against your will. शंभवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, I know. कार्तिक ने उसके सर को चूमते हुए कहा, थैंक यू सो मच आज सारे अरेंजमेंट देखने के लिए। शंभवी ने धीरे से कहा, I'm your wife. कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने शंभवी को खुद से अलग करते हुए अपनी पैंट के पॉकेट से कुछ निकाला और शंभवी को हाथ आगे करने को कहा। हल्की रोशनी में चमकती रिंग को देख के शंभवी कार्तिक को देखने लगी तो कार्तिक ने हल्की सी स्माइल करते हुए शंभवी को रिंग पहना दिया। शंभवी ने परेशान होते हुए कार्तिक को देख के कहा, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं कैसे ये ले सकती हूँ? कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपके अपने हस्बैंड को इतना यूजलेस समझती हैं? और वैसे भी आई ओ यू अ वेडिंग, और आप मेरा इतना ध्यान तो रखती हैं, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। शंभवी ने सर नीचे कर लिया तो कार्तिक ने आगे बढ़ के उसे बाहों में भर लिया। उसके खुले बदन पर जब शंभवी का हाथ गया तो पूरे बदन में सिरहंसी दौड़ने लगी। दोनों की बॉडी एक दूसरे में लिपटे हुए थे। शंभवी की सांसें तेज हो चुकी थी। कार्तिक उसकी सांसें अपने बदन पर फील कर रहा था। उसके बदन की गर्मी शंभवी को जैसे पागल कर रही थी। उस एक पल में उसे ना जाने क्या हुआ। उसने अपना सर ऊपर किया और कार्तिक के होठों को चूम लिया। कार्तिक बस चुपचाप उसे देख रहा था। अचानक दोनों की आंखें मिली और शंभवी शर्माते हुए उससे अलग हो गई। कार्तिक ने बहुत ही हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, I'm your husband. You can do whatever you want. उसकी स्माइल देख के शंभवी शर्म से और भी लाल हो गई। तकिए में सर छिपाए वो खुद को कोस रही थी कि कार्तिक ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, Let's sleep. We'll do this another day. This is not a safe period. शंभवी शौक में कार्तिक की बाहों में सोच रही थी कि उसे उसके बायोलॉजिकल पीरियड के बारे में कैसे पता। दूसरे रूम में अभिमन्यु गहरी नींद में सो रहा था। तभी मौली उसके रूम में आके गेट बंद कर लिया। गेट के बंद होने की आवाज से अभिमन्यु की नींद खुल गई। उसने मौली को ऐसे देखा जैसे वो जानता हो कि वो आएगी।
वो दूसरी तरफ मुड़ के सो गया जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। मॉली ने उसके बेड पर चढ़ गई और उसको सीधा कर छाती पर बैठ गई। अभिमन्यु अभी भी आंखें बंद कर चुपचाप सोया था। मॉली ने दांत पीसते हुए उससे कहा, Son of bitch, don't you see me? I am here. Talk to me, otherwise I'll blow your head. अभिमन्यु ने आंखें बंद ही रखी और कहा, It's too late. तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। कार्तिक ने देख लिया तो रिजल्ट तुम बेटर जानती हो। मॉली ने उसके सीने पर पंच करते हुए कहा, Are you okay? इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे ऊपर बैठी है और सो रहे हो? अभिमन्यु ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, कौन लड़की? तुम्हारी एक भी हरकत लड़कियों जैसी नहीं दिखती है मुझे। एंड बाय द वे, मुझे तुम्हारी टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है। उसने मॉली को जोर से धक्का दिया। वो बेड से नीचे आ गिरी। मॉली ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस राठौड़, आई प्रॉमिस यू, एक दिन तुम घुटने पर चलकर मेरे पास आओगे। बोलती हुई वो गुस्से में गेट पटकते हुए अपने रूम में चली गई। एक हफ्ते के बाद शंभवी जब ऑफिस आई तो पूरा ऑफिस आउटिंग पर जाने के लिए एक्साइटेड था। सब बस यही बात कर रहे थे कि कंपनी उन्हें इतनी अच्छी जगह पर लेके जा रही है तो उन्हें भी अच्छे से रेडी होके जाना चाहिए। ग्लोबस रिजॉर्ट सिडनी के सबसे अच्छे रिजॉर्ट में से एक था। लड़कियां बस यही बातें कर रही थी कि उन्हें क्या पहनना है, कैसे मेकअप करना है, और सबसे बड़ा टॉपिक था कि बॉस उन्हें वहां ज्वाइन करेंगे या नहीं। शंभवी सोच रही थी कि कार्तिक ने उसे बताया नहीं इस बारे में, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो बैठी सोच रही थी कि अगर वो भी नहीं गई आउटिंग में और कार्तिक भी नहीं गए तो लोग फिर गॉसिप करेंगे, और अगर गई तो कार्तिक अकेला रह जाएगा। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि रोसी ने नॉक किया। आते ही शंभवी से बोली, I don't know anything. You are coming with me, otherwise I'll not go. And believe me, I want to go there badly. शंभवी ने सर हिलाते हुए कहा कि वो आएगी। वो कार्तिक के आने का वेट करने लगी। उसके आते उसने पूछा, Are you coming with us? Actually, Rosie want to go to resort. Only if I go. What about you? कार्तिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, I'll see. और काम में लग गया। दूसरी सुबह शंभवी रेडी होकर रिजॉर्ट के लिए निकल गई तो कार्तिक को बताने स्टडी में गई। कार्तिक कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था। उसने सर उठा के शंभवी को देखा। व्हाइट मिनी ड्रेस, व्हाइट शूज, कर्ली मैगी जैसे लंबे खुले बाल, आंखों में हल्की सी लाइनर और काजल और लाइट पिंक लिपस्टिक लगाए वो बिजली गिराने को तैयार थी। उसने थोड़ी देर उसे देखा, फिर उठ के उसे बाहों में भर के बोला, मैं तो यहाँ हूं, फिर इतनी तैयारी किसे दिखाने के लिए? शंभवी ने स्माइल करते हुए कहा, मेरे चाहने वालों की कमी थोड़ी ना है, अब मैं जा रही हूँ, नहीं तो रोसी मेरी जान ले लेगी। कार्तिक ने उसके सर को चूमते हुए कहा, ठीक है, करीम चाचा और बॉडीगार्ड साथ होंगे। शंभवी से बाय बोल के नीचे चली गई। रिजॉर्ट पहुंच के सब शॉक थे। सी बीच के पास बना ये रिजॉर्ट किसी हेवन से कम नहीं था। सब रिजॉर्ट एक्सप्लोर करने में बिजी थे। तभी सोफिया ने शंभवी से आके कहा कि शेयरिंग रूम सब फुल हो चुके हैं, इसलिए उसे सोफिया के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। रोसी ने उसे धक्का देते हुए कहा, जाओ जल्दी, नहीं तो वो रूम भी फुल हो जाएगा। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ अकेले बोर होने, मैं यही रहूंगी सबके साथ। शंभवी से घूरते हुए सोफिया के पीछे चल दी। मन ही मन रोसी को गाली दे रही थी कि वो उसके कारण यहाँ आई और उसने उसे सोफिया के साथ भेज दिया। सोफिया शंभवी को एक प्राइवेट सूट में ले गई जहाँ कार्तिक पहले से खड़ा था। उसे देखते ही शंभवी के फेस पर स्माइल आ गई। वो उसके बिना यहाँ आना नहीं चाहती थी। सोफिया के वापस जाते ही शंभवी ने पूछा, आप यहाँ? कार्तिक ने आगे बढ़ के उसे बाहों में भरते हुए कहा, जिसकी इतनी खूबसूरत वाइफ अकेले इतने सारे लोगों के बीच में हो, उसका हस्बैंड घर में कैसे रह सकता है? शंभवी ने उसके सीने में अपना फेस छिपा लिया। कार्तिक ने उसके फेस को अपने हाथों में लिया और उसके होठों को चूमने लगा। शंभवी की आंखें बंद हो गई। कितने टाइम तक कार्तिक उसके होठों को चूमता रहा, जैसे पहली बार चूम रहा हो। शंभवी के रेड होते चेहरे को देख के उसे और भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही शंभवी को छोड़ा, शंभवी दौड़ के दूसरे रूम में भाग गई। अपनी बेकाबू हो रही धड़कनों को वो कार्तिक से छिपाना चाहती थी।
थोड़ी देर में रोसी का फोन आया। वो उसे लंच करने बुलाना चाह रही थी। ये अच्छा बहाना था कार्तिक से बचने का। उसने जल्दी से बाहर जाते हुए कार्तिक से कहा कि वो लंच करने जा रही है। लंच के लिए पूरा ऑफिस एक साथ बैठा था। एक से एक अच्छे डिश सर्व किए जा रही थी। सब यही बात कर रहे थे कि कंपनी ने कितना खर्चा किया एम्प्लॉय पर। अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। शंभवी ने सामने देखा तो व्हाइट पोलो टी शर्ट, डार्क ब्लू जीन्स, व्हाइट शूज और ब्लैक गॉगल्स लगाए एक हाथ जीन्स के पॉकेट में डाल के कार्तिक अपने दोनों बॉडीगार्ड्स के साथ हॉल में आ रहा था। सारी लड़कियां मुंह खोले कार्तिक को देख रही थी। कुछ तो उसकी फोटोज लेने में बिजी थी। शंभवी का बस नहीं चल रहा था उस टाइम, नहीं तो वो सारी लड़कियों की आंखें बंद कर देती। पहली बार उसे जलन हो रही थी कि कोई उसके हस्बैंड को क्यों देख रहा है। शिप्रा वाले इंसिडेंट के बाद बहुत कम लोग ही शंभवी से बात करते थे, इसलिए उसके टेबल पर उसके और रोसी के अलावा और कोई नहीं था। कार्तिक ने सबको एंजॉय करने का बोल के हॉल में नजर डाली। शंभवी के टेबल पर सीट देख के वो उसके बगल में बैठ गया। सब लड़कियां फिर से जल गई। वहीं शंभवी की जान अटक गई। उसे बस यही डर था कि उसके एक्सप्रेशन से कार्तिक ये ना समझ जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। कार्तिक ने धीरे से उसकी तरफ देख के कहा, "Don't worry, I'm all yours. You don't need to worry about others' feelings." शंभवी का चेहरा फिर से रेड हो गया। वहीं कार्तिक के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ गई थी, जिसे बस शंभवी समझ सकती थी। अभी वो लंच कर रहे थे कि कार्तिक के फोन पर रिंग हुआ। वो फोन अटेंड करने बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही सामने लगा प्रोजेक्टर ऑन हो गया। सब उधर ही देखने लगी। स्क्रीन पर कार्तिक और शंभवी के साथ वाले फोटोज भरे थे, जिसमें कार्तिक ने शंभवी को हक किया हुआ था, जो कि उस रात की थी जब शंभवी पर अटैक हुआ था। दूसरे फोटो में कार्तिक शंभवी को किस कर रहा था। एक फोटो में कार्तिक ने शंभवी को गोद में उठाया था। ये हॉस्पिटल वाली फोटो थी। फोटोज देख के सब हैरानी से शंभवी को देखने लगे। वहीं शंभवी शॉक्ड खड़ी फोटोज को देख रही थी, जो कि उनकी बहुत ही प्राइवेट मोमेंट्स की पिक्चर्स थी। सबने एक साथ बोलना शुरू किया कि शंभवी कितनी बड़ी बेशरम है, जो कि एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। सब उसे बहुत ही गंदी नजर से देख रहे थे। तभी वहां शिप्रा आ गई। उसने आते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। अब तुम्हारा रियल फेस सबके सामने आ चुका है सैम। देखो सब इस लड़की को, एक शादीशुदा आदमी के साथ गलत रिलेशन बनाकर सर उठाकर घूम रही है। हाँ, कार्तिक की वाइफ का घर बर्बाद कर दिया इस लत ने। वो आगे बढ़ी और जोर से एक थप्पड़ शंभवी के गाल पर मार दिया। उसके 5 उंगली के निशान शंभवी के गाल पर छप गए। फिर उसने जोर से कहा, ये थप्पड़ उन सारी लड़कियों की तरफ से है जिनका घर तुम जैसी लड़कियां बर्बाद करती हैं। शंभवी शॉक्ड वहीं खड़ी सोच रही थी कि उसके साथ अभी हुआ क्या है। आंखों से आंसू गिरने लगे। रोसी आगे बढ़ के शिप्रा को कुछ बोलने वाली थी कि पीछे से आवाज आई, What's the matter? शंभवी ने जल्दी से अपने आंसू पूछे और अपने गाल को बाल से छिपाते हुए कार्तिक की तरफ मुड़ी और हल्के से स्माइल करते हुए कहा, Nothing. I think कुछ कंफ्यूजन हुआ है। कार्तिक ने आगे बढ़ के शंभवी के फेस पर से बाल को उठाया। वहां थप्पड़ के निशान देख के उसकी आंखों में खून उतर गया। उसने रोसी को देखा तो रोसी ने उसे सब बता दिया। कार्तिक ने प्रोजेक्टर की तरफ देखा, फिर शिप्रा की तरफ बढ़ते हुए बोला, Who invite you here? शिप्रा ने हकलाते हुए कहा, बॉस, see her real face. इसने अपनी खूबसूरती में आपको फंसाया है। आपको अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए। उसकी बात खत्म नहीं हुई उससे पहले कार्तिक चलाया, She is my wife. How dare you to slap her? कार्तिक की बात सुनकर खड़े लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कार्तिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी नजर रोती हुई शंभवी पर पड़ी तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने रोसी को देखते हुए कहा, मिस रोसी, कैन यू हेल्प इन दिस मैटर? रोसी ने कार्तिक का इशारा समझ लिया। वो आगे बढ़ी और बैंग, शिप्रा अपना गाल पकड़े रोसी को घूर रही थी। रोसी ने फिर से एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तभी वहां कुछ लेडी कांस्टेबल आई और शिप्रा को अरेस्ट कर लिया। शिप्रा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बॉस, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट नो दैट शी इज योर वाइफ, प्लीज फॉरगिव मी। कार्तिक ने विवेक को देखा और कहा, मेक श्योर शी विल नॉट गेट द बेल। फिर आगे बढ़ के शंभवी को बाहों में भरते हुए कहा, आई एम सो सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी। शंभवी उसके सीने में सर छिपाए और ज्यादा रोने लगी। कार्तिक ने हॉल में खड़े सब लोगों को देखते हुए विवेक से कहा, विवेक, I want each and every name who is involved in this matter, and I want you all to apologize to Mrs. Ahuja. कार्तिक शंभवी को लेकर वापस प्राइवेट सूट में आ गया। उसे गले से लगा के ना जाने कितनी देर तक खड़ा रहा। शंभवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी उसे बिना गलती की सजा कब तक मिलेगी। कार्तिक की लाल आंखें बता रही थी कि किसी ने शंभवी को नहीं, उसे थप्पड़ मारा है। उसने शंभवी से बहुत ही धीमी आवाज में कहा, I'm so sorry श्याम, पता नहीं मेरे कारण आपको कब तक रोना होगा। शंभवी ने कहा, आप ऐसे बात मत कीजिए, इससे ज्यादा हर्ट होती हूं मैं चाहती तो उस टाइम शिप्रा को बता देती कि उसने गलत किया है। मैं भी थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन फिर उसमें और मुझ में फर्क क्या रह जाता। ऑफिस आउटिंग में और बात बढ़ती तो प्रेस वाले से और भी ज्यादा बड़ी न्यूज बना देते, और मैं नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर जाए। कार्तिक ने धीरे से कहा, प्रॉमिस मी कि नेक्स्ट टाइम से आप मेरे रेपुटेशन या प्रेस के बारे में नहीं सोचेंगी। बिलीव मी, योर हस्बैंड इज केपेबल इनफ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ मैटर। कितनी ही देर वो उसे बाहों में ही लेके बैठा रहा, जैसे उसका सारा दर्द ले लेना चाहता हो। तभी फोन पर रिंग हुआ। विवेक का नंबर देख के कार्तिक उठ के बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने शंभवी से कहा कि वो किसी बहुत ही अर्जेंट काम से 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहा है। वो जल्दी आने की कोशिश करेगा। उसके जाते ही शंभवी को आज दोपहर की हुई सारी बातें याद आने लगी। अचानक उसके कान में कार्तिक की आवाज गूंजी, शी इज माई वाइफ। एक बहुत ही अच्छी सी एहसास ने उसे घेर लिया। वो उठी और एक कागज में सब कुछ लिखा, फिर करीम चाचा को देते हुए कहा, करीम चाचा, ये चीजें कहीं से भी ला देंगे प्लीज मुझे। करीम चाचा ने कागज का टुकड़ा देखा, फिर हंसते हुए बोला, बेटिया आप आराम करें, मैं अभी आया लेके। लगभग 2 घंटे बाद करीम चाचा ने एक पैकेट लाके शंभवी को दे दिया। शंभवी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। थोड़ी देर उन चीजों को देखने के बाद उसने कार्तिक को फोन लगाया। कितनी देर में आओगे आप? कार्तिक ने कहा, हाफ एन आवर, आई एम ऑन द वे। फोन रखते ही शंभवी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम पहले ही सोफिया ने रेडी कर रखा था। बाथटब दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से भरा था। चंदन की महक से पूरा वॉशरूम गुलजार था। वो जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसके बदन से निकली चंदन की खुशबू से पूरा रूम भीनी भीनी महक से भर गया। ब्लड रेड कलर का नाइट गाउन पहन वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खुद को देख रही थी। भीगे भीगे बालों से टपक रहे पानी उसके पूरे बदन को सिरहा रहे थे। उसने पैकेट की तरफ देखा और उसमें से लाल चूड़ा निकाल के धीरे धीरे अपनी कलाई में पहनने लगी। फिर पैकेट से सिंदूर के डिब्बे निकाल के उसने अपनी मांग में भरने वाली थी कि गेट खुला और कार्तिक उसके सामने खड़ा उससे देखने लगा। उसकी नजर शंभवी के चूड़े पर पड़ी, फिर सिंदूर पर। दोनों की नजरें मिली और शंभवी की नजरें झुक गई। कार्तिक धीरे से आगे बढ़ा और उसके हाथ से सिंदूर लेके उसकी मांग में भर दिया। सिंदूर उसकी मांग से झर उसके नाक पर फैल गया। शंभवी के सिंदूर की तरह रात सिंदूरी हो चुकी थी। नजरें झुकाए खुद को पूरी तरह से कार्तिक को सौंप देने के इरादे से उसके सामने खड़ी थी। मांग का सिंदूर रूम में हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। कार्तिक उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में ये पढ़ना चाह रहा था कि क्या आज ये वही रात है जिसका इंतजार दोनों को था। कार्तिक धीरे से आगे बढ़ा और शंभवी को उसकी कमर से पकड़ के खुद की तरफ खींच लिया। उसके सीने से लगी शंभवी की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि उसकी आवाज कार्तिक तक भी पहुंच रही थी। कार्तिक ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढने लगा। शंभवी की आंखें तो बस यही कह रही थी कि यस, आई एम योर वाइफ और आज की रात मुझे पत्नी के सारे अधिकार चाहिए। कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ने शंभवी की नजरें नीचे कर दी। कार्तिक ने शंभवी के लिप्स को चूमना शुरू कर दिया। पहले हल्के से, फिर धीरे धीरे दोनों की तेज सांसें होती गई और चूमना भी। अचानक से कार्तिक रुका और शंभवी को गोद में उठा के बिस्तर की ओर बढ़ गया। रूम की हल्की सी रोशनी और बाहर से समंदर की लहरों की आवाज ने माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना दिया था। कार्तिक ने शंभवी को जैसे ही बेड पर रखा, शंभवी ने शर्मा के अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कार्तिक मुस्कुरा के शर्माती हुई शंभवी को देख रहा था।
उसने अपना ब्लेजर उतार के नीचे फेंक दिया। ये देख के शंभवी और भी ज्यादा समझ गई। शर्ट खोलता कार्तिक बस उसे ही देख रहा था। कार्तिक के गर्म हाथ उसकी बॉडी पर जैसे ही पड़े, उसने मुड़ के कार्तिक को हक कर लिया। जैसे जैसे रात भीगने लगी, दोनों एक दूसरे के प्यार में भीगते रहे। ना जाने रात का वो कौन सा पहर था जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए। कार्तिक ने उसे अपनी बाहों से अलग नहीं होने दिया। रात के अंधेरे में बिस्तर पर लगे एक धब्बे ने शंभवी को शर्मिंदा कर दिया। कार्तिक ने स्माइल करते हुए बहुत ही धीरे से उसके कान में कहा, लेट्स गो टू द वॉशरूम, फर्स्ट वॉश योरसेल्फ देन स्लीप। उसने शंभवी को गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम के गेट पर शंभवी ने कार्तिक को रोकते हुए कहा, मैं आती हूँ 2 मिनट में, और जल्दी से गेट बंद कर दिया। उसे डर था कि कार्तिक भी ना जाए अंदर। फ्रेश होके जब बाहर निकली तो कार्तिक ने बेडशीट चेंज कर दिया था। कार्तिक ने फिर से उसे गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसके रेड होते फेस को देख के कार्तिक ने कहा, डोंट वरी, आई एम योर हस्बैंड, और ये हक बस मुझे है। शंभवी ने सर उसके सीने में छिपा लिया। कार्तिक जानता था कि शंभवी बहुत ज्यादा थक गई होगी। उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेट्स स्लीप, आई नो यू आर वेरी टायर्ड। सुबह शंभवी की आंख खुली तो पूरे बदन में दर्द की लहर से उठ गई। कार्तिक पहले ही उठ के बेड के बगल वाले सोफे पर बैठ के पेपर पढ़ रहा था। उसे उठा देखकर वो उसके पास आया और बहुत ही प्यार से उसे बाहों में भर के कहा, आई एम सो सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है ना, आई विल नॉट डू दिस अगेन। शंभवी ने धीरे से स्माइल करके पूछा, आर यू श्योर? कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए मेरी खुशी से बढ़ के आपकी खुशी है, और अगर आपको ऐसे ही दर्द होगा तो आई एम श्योर आई विल नॉट डू दिस अगेन। शंभवी थोड़ी देर उसकी बाहों में चुपचाप सोई रही, फिर धीरे से कहा, आई वांट बेबी, सो यू हैव टू डू दिस अगेन, एंड इट्स नॉट दैट बैड। लाल होते उसके फेस को देख कार्तिक के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद ही दोनों कार में बैठ के घर की तरफ निकल गए। कार्तिक नहीं चाहता था कि शंभवी उस ऑफिस पार्टी में जाए, और शंभवी का भी मूड नहीं था। कार्तिक ड्राइव करते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने गाड़ी रोक दी और अचानक से शंभवी का चेहरा अपने हाथों से पकड़ के उसके होठों को चूमने लगा। शंभवी आंखें फाड़ उसे देख रही थी और उसे पीछे की तरफ धक्का दे रही थी, लेकिन कार्तिक के स्ट्रेंथ के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद जब कार्तिक ने उसे छोड़ा तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी। कार्तिक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, आपने ही तो कहा था, इट्स नॉट दैट बैड। शंभवी उसके चेहरे की हल्की सी स्माइल देख के दांत पीसने लगी। वहीं सिटी की दूसरी तरफ मौली ने अभिमन्यु के फ्लैट के नीचे हंगामा कर दिया था। बॉडीगार्ड डरते डरते उसे बोल रहे थे कि अभिमन्यु घर पर नहीं है, लेकिन मौली चिल्लाई जा रही थी, मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौड़, आर यू स्कैर्ड ऑफ मी? आई वांट टू टॉक टू यू, बाहर आओ। बहुत देर तक हंगामा करने के बाद भी अभिमन्यु नहीं आया तो मौली ने उसके गेट पर लात मारते हुए उसे गालियां देते हुए चली गई। उसके जाते ही अभिमन्यु खिड़की से नीचे देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मौली 2 दिन से उसके फोन पर कॉल कर रही थी। जब अभिमन्यु ने फोन नहीं उठाया तो मौली ने उसके घर पर अटैक कर दिया। अभिमन्यु ने फोन निकाला और फोन पर किसी से कहा, उसके पीछे जाओ जब तक कि वो घर ना पहुंच जाए, और उसे पता नहीं चलने देना। उसके इतना बोलते ही गेट पर खड़ी एक कार मौली के पीछे पीछे चल दी। शंभवी जब घर पहुंची तो घर की हालत देख के समझ गई थी कि मौली आई है। उसके बैग, स्लीपर्स, गॉगल्स सब हॉल में इधर उधर फेंके हुए थे। शंभवी सीधा मौली के रूम में गई। उसकी लाल आंखें देख के वो समझ गई थी कि वो बहुत रोई है। शंभवी को देखते ही मौली उससे लिपट के रोने लगी। रोते हुए पूछा, सिस्टर इन लॉ, मैं क्या इतनी बुरी हूं क्या? अभिमन्यु मेरी तरफ देखता भी नहीं है। उसने तो ये भी बोल दिया है कि उसे मेरी जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं क्या करूं? उसके बिना मैं नहीं रह सकती। वो समझता क्यों नहीं है? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, और उसे मैं ही नहीं चाहिए। शंभवी की आंखों में भी आंसू आ गए। गेट पर खड़ा कार्तिक अपनी स्टडी की तरफ बढ़ गया। शंभवी बहुत देर तक मौली के पास बैठी उसे संभालती रही। जब मौली सो गई तो शंभवी स्टडी की तरफ बढ़ गई। उसने सोच लिया था कि आज वो कार्तिक से बात करके रहेगी।
कार्तिक के पास बैठते ही शंभवी ने थोड़ी देर बाद कुछ सोचा, फिर धीरे से कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, She likes Abhimanyu very much. Why don't you talk to him? He's your friend. कार्तिक ने लैपटॉप से नजर हटा के शंभवी को देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, Darling, they are no more kid. If he doesn't want her, how can I force him to love my sister? और फिर मैंने बोला तो शायद वो मौली से शादी कर भी लेगा, लेकिन उसके बाद क्या? मैं और आप उसके दिल में मौली के लिए प्यार तो नहीं ला पाएंगे ना, इसलिए आप इस मैटर में ज्यादा मत सोचिए. I knew my sister. If she want anything, sooner or later, she'll get that. शंभवी उसके आगे कुछ नहीं बोल पाई और उठ के बाहर जाते टाइम कार्तिक से कहा, I'm sleeping with Molly. कार्तिक ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, Is this punishment? शंभवी हाँ में सर हिला के वहां से बाहर चली गई. दूसरी सुबह मौली शंभवी की गोद में बैठी अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी. कार्तिक ने रूम में आते ही मौली को घूरते हुए कहा, ये कैसे बैठी हो तुम? मौली ने शंभवी को किस करते हुए कहा, जलन हो रही है आपको कि आप अभी तक यहाँ पे नहीं बैठे और मैं बैठ गई? ये बोलते बोलते वो शंभवी की तरफ मुड़ी तो उसकी नजर उसके गले पर जमे हुए खून के धब्बे पर गई. उछलते हुए वो बेड पर बैठ गई और जोर से चिल्लाई, लव बाइट? You guys already did it? फिर कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज जल्दी से बच्चा दे दो. I want to play with them. कार्तिक ने धीरे से गुस्से वाली आवाज में कहा, Shut up, otherwise I'll throw you out of the window. शंभवी शर्म से लाल हुई जा रही थी. वो रात से ही लव बाइट छिपाए फिर रही थी और मौली ने देख लिया. मौली बेड से कूद के रूम के बाहर चली गई और गेट बंद करते हुए कहा, Have good sex guys, I want babies. उसके बाहर जाते ही कार्तिक ने बेड पर शर्म से सिकुड़ी हुई शंभवी को देखा, फिर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, कल रात आपने मुझे पनिशमेंट दिया था, अभी मैं आपको दूंगा. इतना बोल के उसने शंभवी के गले पर पड़े लव बाइट को झूम लिया. शंभवी ने उसे धक्का देते हुए कहा, अभी नहीं, मौली क्या सोचेगी? कार्तिक ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, We are legally wedded husband and wife. I want to eat my wife. Are you ready? शंभवी ने शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली. कार्तिक ने उसके कान में धीरे से कहा, Let's make baby. 2 घंटे बाद जब दोनों रूम से बाहर आए तो मौली हॉल में बैठी दोनों को देख के मुस्कुरा रही थी. कार्तिक उसे घूरता हुआ देख के स्टडी में चला गया. वहीं शंभवी शर्मा के वापस रूम में घुस गई. मौली उसके पीछे भागी. शंभवी के गले लगते हुए उससे पूछा, 2 hours? OMG. My brother is really a beast. इतनी पतली सी लड़की को परेशान कर दिया. शंभवी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया तो मौली ने हंसते हुए कहा, Sister-in-law, chill. He's your husband and be happy that he loves you. नहीं तो मुझे ही देखो कैसे भाग रही हूँ एक आदमी के पीछे. शंभवी ने मौली के उदास चेहरे को देखा, जैसे वो कितना थक गई हो भागते भागते. उसे अपने दिन याद आ गए जब उसे लगा था कि कार्तिक उससे प्यार नहीं करता. उसने धीरे से मौली को गले लगाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, I promise you. शंभवी बेड पर लेटी हुई सोच रही थी कि मौली की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. वो उठ के मौली के पास गई और कहा, मौली, गिव मी अभिमन्यु's फोन नंबर. मौली ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, फिर जल्दी से उसे नंबर दे दिया. स्टडी में कार्तिक के सामने स्माइल करती हुई शंभवी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, Mr. CEO, today I want to make dinner for you both. Can we invite Mr. Rathod over dinner? कार्तिक उसकी बड़ी बड़ी झपकती आंखें देख रहा था और वो जानता था कि शंभवी ये सब मौली के लिए कर रही है. उसने उसे देखा फिर कहा, Abhimanyu is not that easy. You can't fool him. But it is your wish, so I'll invite. इतना सुनते ही शंभवी ने कार्तिक के गाल पर किस करके किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए बाहर चली गई. गेट के पास जाके उसने कार्तिक को बोला, I'll make your favorite chicken curry. कार्तिक ने हल्की सी स्माइल दी और लैपटॉप में बिजी हो गया. शंभवी मौली को उसके रूम से खींचती हुई कार तक ले गई. कार में बैठते ही मौली ने पूछा, Sister-in-law, where we are going? शंभवी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शॉपिंग. आज मैं आपके लिए शॉपिंग करूंगी. You like my choice? मौली उसकी गोद में लेटते हुए बोली, I like everything which is related to you, because I love you. शंभवी ने उसके गाल पर एक किस रख दिया. मॉल पहुंचते ही दोनों एक इंडियन शॉप की तरफ बढ़ गई.
मॉली, जिसने आज तक इंडियन कपड़े नहीं पहने थे, वो शॉप में खड़ी अपना सर खुजा रही थी। शंभवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, लेट्स गो, वी डोंट हैव मच टाइम, अभिमन्यु इज कमिंग ओवर डिनर। ये सुन के मॉली ने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट, आर यू सीरियस? शंभवी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यस माय लव, लेट्स गो एंड चूज सम ड्रेस, बिकॉज़ एवरी इंडियन मैन लाइक इंडियन ड्रेस। 1 घंटे बाद दोनों मॉल से बाहर निकलकर घर की तरफ बढ़ गए। घर जाते ही शंभवी किचन की तरफ भागी। मॉली भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे चल दी। वैसे तो मॉली अपनी हर प्रॉब्लम को खुद के तरीके से सॉल्व करती थी, जो कि सबसे अलग था, लेकिन अभिमन्यु के मैटर में उसकी एक नहीं चल रही थी, इसलिए इस बार वो शंभवी का तरीका मानने को रेडी हो गई। 3-4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टेबल पर चिकन सूप, कॉर्न अनियन सूप, चिकन करी, ग्रिल्ड चिकन, पेपर चिकन, पनीर मंचूरियन, मटन बिरयानी, दाल फ्राई, रोटी, चिकन सलाद और गुलाब जामुन रख के शंभवी ने चैन की सांस ली। सारे हाउस हेल्प को इंस्ट्रक्शंस देके वो फ्रेश होने चली गई। शाम को 8 बजे अभिमन्यु हाजिर था, हाथ में बड़ा सा बूके लिए। स्माइल करते हुए उसने बूके शंभवी को देते हुए कहा, भाभी, आज तुम्हारी किस्मत खुल गई, नहीं तो ये भाई साहब कहाँ ही बुलाते हैं हमें खाने पर। शंभवी ने खुशी से कहा, प्लेजर इज ऑल माइन, मैं तो खुश हूँ कि इसी बहाने आप आए। तो कार्तिक शंभवी के बगल में दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले अभिमन्यु को घूर रहा था। अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, हंस भी लिया कर कभी। अंदर सोफे पर बैठ के बिजनेस डिस्कस करने लगे और शंभवी मॉली को देखने उसके रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद मॉली को लेकर शंभवी रूम से निकली तो अभिमन्यु की नजर मॉली पर रुक गई। लाइट पिंक कलर का लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ता, व्हाइट प्लाजो के साथ व्हाइट दुपट्टा लिए वो आज बहुत ही डिफरेंट लग रही थी। अभिमन्यु को कुछ सेकंड में पता चल गया कि वो क्या कर रहा है। उसने अपनी नजर तुरंत ही कार्तिक पर शिफ्ट कर ली। मॉली ने अभिमन्यु के फेस को नोटिस तो किया, लेकिन तुरंत ही उसकी नजर फेरने पर दुखी भी हो गई। भाभी, ऑल डिशेस आर सो डिलिशियस, अगर ऐसा खाना डेली मिले तो मेरी तो डाइटिंग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। प्लीज हैव मोर, शंभवी ने हंसते हुए कहा। सामने मॉली और कार्तिक चुपचाप खा रहे थे। शंभवी ने धीरे से कार्तिक से पूछा, यू लाइक चिकन करी? कार्तिक ने उसके कान के पास आके धीरे से कहा, I'll tell you in the night। शंभवी का चेहरा लाल ही हो गया। ये देखकर अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, You jerk, control yourself। कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा, Mind your own business। अभिमन्यु उसे देख के हंसने लगा। मॉली वहां बैठ के देख रही थी कि अभिमन्यु कितने आराम से उसे इग्नोर कर रहा था, जो कि अब उसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने उसे दोबारा देखा तक नहीं। इतनी मेहनत उसने जिसके लिए की, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मॉली उठ के वहां से अपने रूम में आ गई। शंभवी उठ के जाने लगी तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा लिया। शंभवी ने अभिमन्यु को देखते हुए पूछा, अभिमन्यु, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, कोई पसंद ही नहीं आई है अभी तक। शंभवी ने खुश होते हुए पूछा, आप बताओ, कैसी लड़की पसंद है आपको? अभिमन्यु, बिल्कुल आपके जैसी। वो तो इन भाई साहब ने ले ली, मुझे तो अब सिंगल ही रहना पड़ेगा, या फिर आप पर ही ट्राई करते रहना पड़ेगा, शायद किस्मत साथ दे दे। फिर उसने एक आंख मारते हुए कार्तिक की तरफ देखने लगा। कार्तिक ने शंभवी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, डोंट इवन थिंक। अभिमन्यु और शंभवी दोनों हंसने लग गए। डिनर खत्म कर तीनों बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर अभिमन्यु जाने के लिए खड़ा हुआ तो शंभवी ने उसे 1 मिनट रुकने को कह के मौली के रूम की तरफ भागी और मौली के मना करने के बाद भी उसने अभिमन्यु को उसके कार तक छोड़ने के लिए नीचे भेज दिया। अभिमन्यु उससे एक हाथ दूरी बना के चल रहा था। नीचे जाते जाते मौली के पेशेंस ने जवाब दे दिया। उसने उसे हाथ से खींच के अपने सामने किया और पूछा, क्या कमी है मेरे में? हाँ, तुम्हें एक लॉयल लड़की ही चाहिए ना? मैंने आज तक कभी किसी लड़के को अपने हाथ तक नहीं टच करने दिया, बस तुम्हारे कारण। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे कारण मैं पागलों की तरह तुम्हारा पीछा करती रहती हूँ। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं दिख रही है मुझे। तुम चाहते क्या हो? मैं प्यार करती हूँ तुमसे। कांट यू सी दिस? अभिमन्यु के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने मौली की तरफ एक कदम बढ़ाया और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन, डील विद इट। इतना कह के वो गाड़ी में बैठ गया और फुल स्पीड में स्टार्ट करके वहां से चला गया।
मौली बहुत देर तक एक जिंदा लाश की तरह खड़ी रही, फिर अकेली सुनसान सड़क पर चल दी। पता नहीं कब तक चलती रही। उसका ध्यान तब टूटा जब एक कार उसके बगल में आके रुकी। जब तक वो कुछ सोचती, 2 आदमी कार से निकले और मौली को अंदर धक्का देके गेट बंद कर दिया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।